आज की इस वीडियो में हम लोग एस.टी. कॉलरिज की फेमस पोएम कुबला खान का एनालिसिस करेंगे। मैं इसको लाइन बाय लाइन पढ़ा चुका हूँ, इसकी पूरी डिटेल समरी दे चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ एनालिसिस की बात करूंगा। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूँ इस वीडियो के एंड में। कुबला खान, जिसे कुबलाई खान भी कहा जाता था, आज लिटरेचर में सिर्फ कॉलरिज की वजह से फेमस है। ये एक पावरफुल मंगोल राजा था। हिस्ट्री में अगर जाएं तो 1260-1260 के आसपास चाइना का ये एम्परर बना। इसके दद्दू जो थे ना, दादाजी, वो थे जंगीज़ खान। और उनके बाद तो यही एक एम्परर था जिसने इतनी सक्सेस पाई थी पूरी डायनेस्टी में, क्योंकि ये पहला था अपने पूरे खानदान में जिसने चाइना पर पूरा कंट्रोल किया था। इसकी जो कैपिटल थी वो थी डाडू, जो आज के टाइम पर बीजिंग में है। लेकिन फिर इसने नॉर्थ में अपना एक समर हाउस बनाया। हाउस तो क्या कहें, महल बनवाया, एक अलग कैपिटल बनवाई मंगोलिया में, जिसको जेनेडू के नाम से जाना जाता है। जेनेडू जो हमारी पोएम में अपेयर हुआ है, जो जगह है जेनेडू जो है वो आई है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि ये बंदा आखिर था क्या, इसकी हिस्ट्री हम क्यों जान रहे हैं, ये मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हमारी पोएम से ये रेलेवेंट है। तो क्या हुआ कि उस वक्त एक एक्सप्लोरर था, मार्को पोलो नाम का। आपने नाम सुना होगा। ये यहाँ पर आया 1265 में, 1265 के आसपास, जेनेडू घूमने के लिए। वो बंदा वहाँ क्या गया कि यूरोप में गीत गाने लगा। मतलब क्या महल बनवाया है, क्या वेल्थ है, कितना कमाल का मार्बल यूज़ किया है, उस मार्बल पर गिल्ट चढ़ा हुआ है। गिल्ट क्या होता है, मतलब सोने का पानी। महल की दीवारों पर आदमी, जानवर, बर्ड्स, कमाल कमाल की पेंटिंग्स बनी हुई है। ऐसी कमाल की नक्काशी की है कि एक बार देखोगे तो देखते रह जाओगी। तो ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ने के बाद में यूरोपियंस क्या होते थे, एक्साइटेड होते थे एशिया आने के लिए, एशिया के देशों को देखने के लिए। यहाँ पर किस तरह से लोग ट्रेडिशनल तरीके से नक्काशी करते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं, तो ये सब देखने के लिए बहुत एक्साइटमेंट थी लोगों में। फिर ऐसे ही कुछ साल गुजरे, कुछ साल क्या, कुछ सदियाँ गुजर गई। 17th सेंचुरी में एक और राइटर आया, ट्रैवलिंग राइटिंग करता था वो, ट्रैवलिंग इंसाइक्लोपीडिया में लिखता था। उस बंदे का नाम था सैमुअल परचेस। अब 17th सेंचुरी में इस बंदे ने जेनेडू का डिस्क्रिप्शन लिखा अपनी ट्रैवल इंसाइक्लोपीडिया में। तो ये सब चीज़ें थी जिनको पढ़कर शायद कॉलरिज को इंस्पिरेशन मिली होगी कि कुबला खान नाम की कोई पोएम लिखते हैं। अब वो भी ऐसे नहीं लिखी। आप ये सोचोगे कि कॉलरिज ने ऐसा क्या नया कर दिया, सब कुछ तो पहले से अवेलेबल था। ये जेनेडू नाम की जगह तो पहले से अवेलेबल है, इस पे लिटरेचर भी पहले लिखा जा चुका है, तो इन्होंने क्या नया लिख दिया। मैं आपको बताता हूँ कि क्या नया लिखा गया है। भले ही ये जेनेडू एक रियल जगह हो और कुबला खान रियल हिस्टोरिकल फिगर हो, लेकिन यहाँ पर इस पोएम में काफ़ी सारे मिथिकल रेफरेंसेस शामिल किए हैं एस.टी. कॉलरिज ने। हम सबको पता है कि कॉलरिज कैसे राइटर थे। कॉलरिज रोमांटिक राइटर थे, और रोमांटिक में उनकी कैटेगरी क्या थी, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, मैथोलॉजिकल एलिमेंट्स को शामिल करना अपनी पोएम्स में। जैसे ये एल्फ नाम की जो सेक्रेड रिवर का डिस्क्रिप्शन दिया, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सिंबल है ये जो इस पोएम में एल्फ रिवर है ना, ये एक्चुअल में जेनेडू में कोई नदी है ही नहीं ऐसी एल्फ नाम की। बहुत सारे स्कॉलर्स कहते हैं कि इस रिवर का नाम एल्फस है, और ये जेनेडू में नहीं है, ग्रीस में बहती थी। और ये नदी गुफाओं, जंगलों से होती हुई बहती थी। फिर पानी का फंवारा रुक रुक कर उठता है। ये भी तो एक अजब टाइप की इमेजिनेशन है जो एस.टी. कॉलरिज ने की है। 2nd सेंचुरी की एक किताब है डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रीस, उसके अंदर इस रिवर के बारे में बताया है। तो हो सकता है वहाँ से भी इन्होंने पढ़ा हो। एक और जगह आप देखोगे जब इस पोएम में वो बोलते हैं वुमेन वेलिंग फॉर हर डीमन लवर, ये भी तो एक अच्छा एग्जाम्पल है इमेजिनेशन का। एज अ पोएट, इमेजिनेशन में उस वक्त रोमांटिक पोएट्स में कोई भी कॉलरिज की बराबरी नहीं कर सकता था। उन्होंने अपने घर में बैठकर अफीम लगाकर सोते सोते इमेजिन कर लिया पैलेस ऑफ जेनेडू कैसा रहा होगा। और ये पोएम भी जो है दोस्तों, ये टाइम के बंधनों में बंधी हुई नहीं है। मतलब टाइम एक लीनियर वे में नहीं चलता इस पोएम में। स्पीकर कभी तो टाइम में जंप करके आगे चला जाता है, कभी पीछे। और इस पोएम में डूम यानी महल की जो इमेज है ना, वो भी कॉलरिज ने दिखाई है। इमेजिनेशन है, रियलिटी में ऐसा कोई भी महल नहीं है।
कभी तो रियल हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताने लगते हैं, कभी ड्रीम्स में घुस जाते हैं यहाँ पर कॉलरिज का कहना था कि वो इमेज जो इन्होंने ज़ेनेडू की उस वक्त दिखाई, इस पोएम में उस महल की दिखाई, ये इमेज उनके दिमाग में तब आई थी जब वो ज़ेनेडू के बारे में पढ़ रहे थे और उनकी आंख लग गई, वो सो गए। यहाँ पर ये पोएम जो है हम नोट कर सकते हैं कि एक और थीम लेकर चलती है। कॉलरिज की जो फिलॉसफी थी ना ब्यूटी और वायलेंस को लेकर, उस चीज़ को आगे बढ़ाती है पोएम। कैसे? उन्होंने रिवर की ब्यूटी दिखाते हुए वहीं पर रिवर की, उस नदी की वायलेंट एनर्जी भी दिखाई है कि नेचर में दो चीज़ें हैं जो पैरेलल चलती है। हमें नेचर जो है जितना खूबसूरत दिखता है उतना ही वो खतरनाक भी है। वो वायलेंस को भी यहाँ पर साफ साफ दिखाते हैं। हमें पता चलता है कि एल्प नाम की कोई रिवर नहीं है। कॉलरिज ने अपनी पोएम के लिए इस रिवर को इन्वेंट किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप लोग सैमुअल पर्चेस का वर्क पढ़ोगे 1613 का, तो आप ऐसा ना सोचो कि ये हिस्ट्री अगर हमें पढ़नी होती तो कॉलरिज की पोएम में क्यों पढ़ते, हम तो यहाँ पर भी आकर पढ़ सकते थे। लेकिन कि ये रिवर एक सिंबल की तरह दिखाकर वो हम लोगों से पोएम पढ़ते वक्त ऐसा कहना चाहते हैं कि हिस्ट्री को तुम लोग बहुत पीछे छोड़ आए हो, अब कॉलरिज की फैंटेसी में हो तुम लोग। देखो, ये रिवर अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल है ऑफ क्रिएटिविटी। यहाँ आप एक बात मत भूलना कि कुबला खान इसी रिवर में अपने पूर्वजों की, मंगोलों की आवाज़ें सुनता है। तो यहाँ ये रिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल है, आप इस चीज़ को ध्यान रखना। साथ ही एक खूबसूरत सी कविता में ये वायलेंस का डिस्क्रिप्शन देकर पोएट बताना चाह रहे हैं कि वायलेंस इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है, इंसान कितनी भी कोशिश कर ले इससे बच नहीं सकता। ऐसा इसलिए आप ध्यान रखना, जिस वक्त ये पोएम लिखी गई थी उस वक्त एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल चेंज आ रहा था, फ्रांस में रेवोल्यूशन हो गया था। तो थोड़ा बहुत तो असर आया ही होगा ऑफ कोर्स इस पोएम में उस रेवोल्यूशन का। उम्मीद करता हूँ आपको इस पोएम का एनालिसिस अच्छा लगा होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ इसका एनालिसिस आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, कुछ हिडन डिटेल्स थी जो मैंने आपको बताई है, और भी काफ़ी सारी वीडियोस बनाऊंगा एनालिसिस पर। चलिए, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।